तो आवाज आप लोग अपनी बंद रखिए। ये Vivo Y6 कौन है? देखिए, आप लोगों का जो क्लास है वो संडे को, ठीक है, संडे को जो क्लास होगा आपका, वो उसमें एक टेस्ट लेंगे हम हर संडे को, एमसीक्यू का, है ना। सिर्फ उतना टेस्ट जो जितना वीकली हम लोग करेंगे, मतलब संडे को सिर्फ ये। और ये जो टेस्ट है आपका, ये इसलिए रखेंगे यूट्यूब पे ताकि और लोग भी कर पाए। और ये टेस्ट जो हम लोग यूट्यूब पे रखेंगे या फिर देख लेंगे किस पे, क्योंकि ये लंबा क्लास हमें रखना है ना। ये लंबा क्लास रखने की वजह से इसको हम लोग यूट्यूब पे रखेंगे। लंबा क्लास का मतलब है ये मैक्सिमम 2.5 आवर का हो सकता है, 2.5 से 3 घंटे का भी ये टेस्ट हो सकता है ना। जो संडे को क्लास रहेगा हमारा, जो रेगुलर में क्लास हम लोगों के क्या है कि 2 क्लास चल रहे हैं, एक तो करंट अफेयर्स का चल रहा है, जीएस का चल रहा है ना। जो लोग कोर्स किए ज्वाइन हो, तो जीएस का टेस्ट, जीएस का क्वेश्चन और करंट अफेयर्स, जैसे मान लीजिए मंडे से लेकर जो भी हमने किया, मंडे टू फ्राइडे, है ना, मंडे टू फ्राइडे जो कुछ भी हमने किया है वो हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में संडे को करेंगे, यानी मंडे टू सैटरडे, ये मान सकते हैं, ठीक है। मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे जो भी हमारा सिलेबस होगा उसको हम संडे को क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। वो क्वेश्चन कितने हो सकते हैं अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 50 प्लस हो गए क्वेश्चन, यानी क्लास 2 घंटे से ज्यादा की होगी, यानी 2 घंटे की हो सकती है, 3 घंटे की भी हो सकती है, वो टाइमिंग हम बता देंगे। और मोस्टली जो टाइमिंग है वो 12 से 3 का रखेंगे, है ना, 12 से 3 का रखेंगे टाइमिंग, अगर किसी को प्रॉब्लम ना होगी तो। और वो क्लास हम यूट्यूब पे ही रखेंगे ताकि लंबा, क्योंकि इसमें क्या है बार बार क्लास कट जाता है। यूट्यूब पे आप लोग कमेंट से उसको आंसर करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहां पर। तो बस सीरियसली कीजिए, मंडे से सैटरडे तक जो भी क्लास होता है क्वेश्चन हम इन्हीं टॉपिक से बनाएंगे। वो टेस्ट जब होगा तो अलग होगा, लेकिन क्लास का इसी में से करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हम देखते हैं। सबसे पहले वो है पोलर वोर्टेक्स। ये आपने सुना है टॉपिक, अभी हाल के न्यूज में है, पोलर और हाँ वोर्टेक्स। ये किसी ने सुना है टॉपिक पोलर वोर्टेक्स? अभी हाल में ये न्यूज में है। तो क्या रीजन है ये न्यूज में होने का, ये है क्या? एक तो हम टॉपिक ये सबसे पहले करेंगे इसको। देखिए, पोलर वोर्टेक्स इज ए लार्ज एरिया। क्या है ये? इज ए लार्ज एरिया, लार्ज एरिया। और ये क्या है? लो प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर एंड कोल्ड रीजन, एंड कोल्ड एरिया कह सकते हैं, कोल्ड एरिया इन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देखिए, इस समझिए है क्या, बहुत वेरी सिंपल फॉर्म में। पोलर वोर्टेक्स ज्योग्राफिकल टर्म है ये एक बड़ा एरिया है, लो प्रेशर एंड कोल्ड रीजन, कोल्ड एरिया है। कहां पर है ये? नॉर्थ पोल और साउथ। देखिए क्या है, जैसे ये अर्थ है, यहाँ पर ये एरिया डेवलप होता है और यहाँ पर डेवलप होता है। तो कभी पूछेगा ये पोलर वोर्टेक्स है क्या? तो पोलर वोर्टेक्स लो प्रेशर कोल्ड रीजन, पोलर वोर्टेक्स लो प्रेशर कोल्ड रीजन
इन पोलर एरिया, बोथ पोल साइड, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, अब ये न्यूज में क्यों, इसको समझ लीजिए। यहां पर जो देखो, एक टर्म, दो चीजें यहाँ पे कंट्रोवर्सी है न्यूज, वो क्यों है कि हमने कहा कि लो प्रेशर एंड कोल्ड रीजन। अगर कोल्ड रीजन है तो लो प्रेशर नहीं हो सकता, लो प्रेशर नहीं हो सकता अगर कोल्ड रीजन है तो क्या रीजन है कि यहाँ पे कोल्ड है और फिर भी लो प्रेशर भी है? कोई बता सकता है ज्योग्राफी में ऐसा क्या रीजन है कि पोलर वोर्टेक्स इज ए कोल्ड लो प्रेशर एरिया? नो वेजिटेशन। क्या? नो वेजिटेशन। नो वेजिटेशन। तो वेजिटेशन से प्रेशर से क्या रिलेशन है? सर पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन तो नहीं, इसमें सर कोल्ड एयर। कोल्ड एयर, ठीक है। कोल्ड एयर का मतलब कुछ और क्लियर कीजिए, कुछ चीजें थोड़ी सी क्लियर है। एटमॉस्फेयर। सन का प्रकाश नहीं पड़ता ना वहाँ पे, इसलिए कोल्ड रहता है तो उसका प्रेशर लो रहता है बेटा। और देखो एक सिंपल एग्जांपल बताता, शायद आपको समझ में आएगा कि दैट इज नॉर्थ इंडिया। ये नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पे अभी दो चीजें हैं, टेम्परेचर कोल्ड है और प्रेशर भी यहाँ पर लो है। ये पता है ना आपको कि जो नॉर्थ इंडिया है, खासकर दिल्ली, यूपी और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दे आर कोल्ड रीजन एट दिस टाइम, बट दे आर आल्सो लो प्रेशर रीजन। The reason is सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। और पोलर रीजन में भी पोलर जेट स्ट्रीम चलता है, पोलर जेट स्ट्रीम चलता है। तो पोलर जेट, देखो पहली चीज समझिएगा कि जेट स्ट्रीम जो है वो 3 टाइप की होती है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, जो जेट स्ट्रीम है वो 3 टाइप की है, पोलर जेट स्ट्रीम एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो पोलर जेट स्ट्रीम एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, तो 3 टाइप की जेट स्ट्रीम है। अभी जो प्रेजेंट टाइम में नॉर्थ इंडिया में जो प्रेशर है वो कम है, लेकिन टेम्परेचर भी कम है। रीजन है कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, जब ये जेट स्ट्रीम और शिफ्ट होती है पोलर रीजन की तरफ, तब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। जब ये लो प्रेशर क्रिएट होता है, इसी सिचुएशन को पोलर वोर्टेक्स कहते हैं, पोलर वोर्टेक्स कहते हैं। बस इतना सा, ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है और कुछ नहीं है। और दूसरी चीज, इस वजह से प्रेशर लो या ज्यादा होने के लिए, अगर अच्छा सपोज कीजिए अगर प्रेशर लो होगा, सिंपल क्वेश्चन है, किसी रीजन में अगर प्रेशर लो है तो ओजोन डिप्लेशन डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? बता सकते हैं क्या होगा इस? सर रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। कहा अगर किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में अगर प्रेशर लो है और प्रेशर हाई है, अगर प्रेशर लो होने पर ओजोन डिप्लेशन पर क्या फर्क पड़ेगा और प्रेशर हाई होने पे ओजोन डिप्लेशन पर क्या फर्क पड़ेगा? प्रेशर लो का मतलब है कि जो विंड है वो ऊपर साइड में है, प्रेशर लो का मतलब है जो विंड है वो अपर साइड में है, और प्रेशर हाई का मतलब है विंड है वो लोअर साइड में। ठीक है, तो जब ये लो प्रेशर क्रिएट होता है तो उस रीजन में जो डिप्लेशन ऑफ ओजोन है उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है। अरे सिंपल सा प्रोसेस बताता हूं मैं आपको। देखिए मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये रीजन है, ये सरफेस एरिया है, ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है। अगर गैसें यहाँ पर ज्यादा हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर। अगर कोई गैसें यहाँ पर है इस रीजन में
तब हम उसको बोलते हैं लो प्रेशर। तो जब किसी भी रीजन में लो प्रेशर होगा, दैट मीन्स जो विंड है वो अपर साइड में होगी, ऊपरी भाग में होगी। तो विंड का मतलब क्या है? एयर का मतलब क्या है? कंपोजिशन ऑफ गैसेस। तो कंपोजिशन ऑफ गैसेस का मतलब क्या है? CFC, HCFC, हाइड्रोक्लोरो फ्लोरोकार्बन, यही तो है ना। तो जब वहां पर उस रीजन में ये पोलर वोर्टेक्स होता है तो उस रीजन में जो डिप्लेशन ऑफ ओजोन है वो कम हो जाता है। सिंपल सीधा सुन लीजिए, किसी भी रीजन में अगर प्रेशर कम है तो वहां पर ओजोन डिप्लेशन कम होगा। अगर उस रीजन में प्रेशर ज्यादा है तो ओजोन डिप्लेशन ज्यादा होगा, पहली बात। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। अगर मान लीजिए प्रेशर ज्यादा है, दैट मीन्स जो विंड है वो सरफेस के ज्यादा करीब है। मान लीजिए अगर हमने कहा हाई प्रेशर, दैट मीन्स जो विंड है वो इस एरिया में है। यहाँ पर क्या है? विंड है, एयर है। अगर यहाँ पर एयर है दैट मीन्स गैसेस, और एयर क्या है? गैसेस है। और गैसेस क्या है? सारी गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CFC है ना, HCFC, सारी गैसेस हैं। तो ये हो गया हाई प्रेशर। अगर किसी एरिया में लो प्रेशर है, सपोज कीजिए यहाँ पर लो प्रेशर है, जो विंड होगी वो सरफेस से ऊपरी साइड पे होगी, सरफेस से ऊपरी साइड्स पे होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे अगर प्रेशर कम या ज्यादा होता है तो गैसों का जो प्रेजेंस है, लोकेशन है, वो चेंज होता है। इसीलिए ये न्यूज में है कि विंटर सीजन में यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में नॉर्थ पोल पर ओजोन डिप्लेशन स्लो हो जाता है। बस इतना समझ लीजिए। यूपीएससी सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि व्हाट इज द पोलर वोर्टेक्स, तो आपको सीधा बताना है पोलर वोर्टेक्स इज ए लो प्रेशर कोल्ड रीजन इन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दोनों साइड पे। ठीक है, ये जो हमने बाकी एक्सप्रेस से किया ये आपसे यूपीएससी नहीं पूछेगा। अब सिर्फ हम बात करते हैं कि अंटार्कटिका हॉल, अंटार्कटिक हॉल, दो तीन बातें समझना थी हमें। पहला पॉइंट तो हमें ये समझना था कि पोलर वोर्टेक्स है क्या, है ना, पोलर वोर्टेक्स क्या है इसको समझना था। और दूसरा था इसमें अंटार्कटिक हॉल, अंटार्कटिक ओजोन हॉल, इसको समझना था। सेकेंड था इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हेलो, तो एक था इसमें मॉन्ट्रियल, ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये कुछ बातें हमें समझनी है, 3 पॉइंट हैं, है ना। पहला तो आपको क्लियर हो गया पोलर वोर्टेक्स क्या है। तो पोलर वोर्टेक्स इज ए रीजन, लो प्रेशर एंड कोल्ड रीजन इन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एंड सेकंड इज अंटार्कटिक ओजोन होल। अंटार्कटिक ओजोन होल जो है ये, अगर हम सीधे सीधे बात करेंगे, अंटार्कटिक ओजोन होल दैट मीन्स थिन लेयर, है ना, मैक्सिमम थिन लेयर ऑफ ओजोन इन अंटार्कटिक रीजन। ये क्या है? मैक्सिमम थिन लेयर ऑफ ओजोन इन अंटार्कटिक रीजन, मैक्सिमम थिन लेयर। कभी ओजोन होल का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर है
और ये कोई ऐसा कोई होल हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से नहीं है। ओजोन होल का मतलब है कि ये एरिया मान लीजिए इस तरह से है, तो कुछ एरिया ऐसा है जिसका लेयर थोड़ी थिन हो गई, पतली हो गई। ठीक है, तो ये है ओजोन होल का मतलब होल नहीं है, ये समझ लेना है। पतली लेयर है, यानी जो ओजोन की लेयर है उसकी मोटाई कम हो गई है, दैट इज द ओजोन होल। और ये लास्ट 40 ईयर से बहुत ज्यादा पतली हो रही थी, 40 साल से ये पतली हो रही थी। बट नाउ प्रेजेंट टाइम में अकॉर्डिंग WMO, व्हाट WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लंदन में है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये जो ओजोन लेयर है वो भर गई है, यानी अब ये होल नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि WMO के अकॉर्डिंग जो है वो ओजोन लेयर है, अब ओजोन लेयर नहीं रही है, भर चुकी है। तो बस ये ध्यान रखना है ना। दैट इज रिकॉर्डिंग लास्ट 4 ईयर, ये पूरी तरह से अब ये क्लोज हो चुका है, यानी जो लेयर थी वो अब नहीं है। दैट मींस ओजोन लेयर डिप्लेशन अब बंद हो गया है अकॉर्डिंग WMO। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या जो अंटार्कटिका में ओजोन होल है, जो मीडिया में या कुछ प्रिंट मीडिया में वर्ड पब्लिश हो रहा था ओजोन होल, दैट वाज नॉट होल, दैट इज थिन लेयर कंपेयर इन अदर लेयर, अदर रीजन। और रीजन के कंपेयर में वो लेयर है वो पतली हो गई थी लास्ट 40-40 ईयर से। बट अभी प्रेजेंट में WMO के अनुसार, है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार ये जो होल है दैट इज हैज क्लोज्ड अकॉर्डिंग WMO। तो ये बात ध्यान रखना है, ये जो होल है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया, क्लोज्ड अकॉर्डिंग WMO। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? पोलर वोर्टेक्स क्लियर है, अंटार्कटिक ओजोन लेयर क्लियर है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ओजोन लेयर डिप्लेशन है वो अंटार्कटिका और आर्कटिका दो पोल हैं हमारे पास। बट अंटार्कटिका रीजन में ज्यादा ओजोन लेयर डिप्लेशन हुआ था और उसका रीजन था ओसनिक क्लोरीन। ओसनिक क्लोरीन की वजह से वो डिप्लेशन हो रहा था। ह्यूमन एक्टिविटी तो था ही था, ह्यूमन एक्टिविटी तो थी, लेकिन क्लोरीन की वजह से ज्यादा डिप्लेशन हो रहा था। तो सिंपल आपको समझना है कि होल इज नॉट होल, मतलब थिन लेयर। नाउ दैट होल हैज क्लोज्ड, अब ये बंद हो गया है, मतलब डिप्लेशन ऑफ ओजोन डिक्रीज हो गई है, कम हो गया है। ठीक है, अब सीधी सीधी बात करते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। What is the Montreal Protocol? Montreal Protocol is a international treaty, है ना, इंटरनेशनल ट्रीटी। ये अंतरराष्ट्रीय संधि है ना, दैट इज इंटरनेशनल ट्रीटी। ये अंतरराष्ट्रीय संधि है और ये कब हुई है? 90, हाँ, ये 1987, that was held in 1987। ठीक है, तो 1987 में ये प्रोटोकॉल हुआ है और 1987 इन्होंने जो साइन किया है मेंबर पर, जो सिग्नेचरी हैं वो केवल इसमें 46 कंट्री हैं, 46 कंट्री। इंडिया भी इसमें शामिल है। ठीक है, इंडिया भी इसमें शामिल है। ये बात याद रखना है, यूएनओ हैज 193 कंट्री, बट 193 कंट्री में ओनली 46 कंट्री हैं दैट हैव साइंड दिस ट्रीटी। उन्होंने इस ट्रीटी पे साइन किया है। अब सीधा इसमें देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, है ना, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स सीधा सीधा है ना, क्या है बता सकते हैं?
प्रोटेक्ट ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर, प्रोटेक्ट ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर, है ना, जो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सीधा सीधा पर्पस है इसमें। और इसी में ये कहा गया था कि जो हार्मफुल गैसेस हैं कौन कौन सी, अच्छा खैर हम लोग की गैसेस की बात करेंगे, एक बार इन सारे टॉपिक को एक बार सरसरी नजर समझ लीजिए कि ये एक लो प्रेशर कोल्ड रीजन है नॉर्थ एंड साउथ पोल पर। अंटार्कटिका ओजोन होल मतलब दैट वाज लोकेशन वेयर ओजोन लेयर वाज थिन इन कंपेयर ऑफ द अदर रीजन से पतली थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज ए ट्रीटी दैट वाज साइन इन 26 अगस्त 1987। कंट्री कितने हैं? 46 कंट्री, इंडिया ने भी साइन किया है। क्वेश्चन ये बन सकता है ऑल मेंबर ऑफ यूएनओ, है ना, हैज साइन दिस ट्रीटी। सभी मेंबर ने ट्रीटी पे साइन नहीं किया, खासकर इसमें साइन ना करने वाले देश मेन 2 कंट्री हैं, चाइना और यूएसए, शायद एक बार देख लेना आप लोग। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है। दैट वाज अ रिजल्ट ऑफ वियना कन्वेंशन 1985। देखो एक बार समझ लीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जब भी क्वेश्चन आएगा यूपीएससी मिलाने के लिए आएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, कंट्रोल क्लाइमेट चेंज, है ना, प्रोटेक्ट ओजोन डिप्लेशन, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, कुछ भी हो सकता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द ओजोन डिप्लेशन, दैट इज ए ट्रीटी। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज अ रिजल्ट ऑफ वियना कन्वेंशन 1985। ये लिख लीजिए, कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है ना। वियना कन्वेंशन, है ना, वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन that was held 1985। that was ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, या इसका एम क्या था? एम था प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है कभी, ठीक है। तो क्योंकि 2019 में WMO ने डिक्लेयर किया है दैट द लेयर, द होल ऑफ अंटार्कटिका हैज क्लोज्ड। तो 19 में ये क्लोज हो गया है, ऐसा डिक्लेयर किया है साइंटिस्ट ने। तो ओजोन रिलेटेड जो प्रोटेक्टिव रिलेटेड जो भी ट्रीटी हैं, जो भी स्टेप उठाए गए हैं इंडिया के द्वारा, इंडिया ने खैर क्या उठाया होगा, अदर कंट्रीज के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर, उनसे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। अब फाइनली मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, शायद आपको ये तो मोस्टली पता होती है लोगों को, लेकिन कुछ लोग इसमें नए भी हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द ओजोन लेयर, है ना, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्या है? ओजोन इज ए गैस, है ना, दैट इज अ कंपोजिशन ऑफ 3 एटम। कौन से हैं? 3 ऑक्सीजन एटम, है ना, 3 ऑक्सीजन एटम। इसमें 3 ऑक्सीजन के हैं, 3 ऑक्सीजन को मिला के एक ओजोन बनता है ना, O3, इसमें ओजोन कहता है। ओजोन का मतलब है O3। ऑक्सीजन के 3 एटम मिलकर एक ओजोन का एटम बनाते हैं। ऑक्सीजन इज नॉट ए सेपरेट गैस, that is a combination of 3 atom of oxygen। 3 ऑक्सीजन के Sir, I think everybody knows. Sir, I think everybody knows about ozone layer. ठीक है, Sir, I think everybody knows. सभी को पता है ओजोन लेयर के बारे में। बस लास्ट ये है इसमें, that is presence in stratosphere। ओके, stratosphere, है ना, that is in stratosphere, height 20
किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। तो कभी ये क्वेश्चन बन सकता है ना। हाइट एंड कॉज ऑफ डिप्लेशन, है ना, कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन। कौन कौन सी गैसें हैं डिप्लेशन के लिए, बताएं अल्ताफ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद है HFCS हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन। और उसके बाद है क्लोरीन, सॉरी क्लोरीन है। ठीक है, तो ये गैसें हैं, तीन मेन गैसें हैं, SCFC है इसमें, और ये क्लोरीन है। तीन गैसें हैं जो मेजर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक पे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी जितने टॉपिक अभी तक किए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी विजिल 21। विजिल 21 ये क्या है? सी विजिल 21 सी विजिल 21 इज ए कोस्टल एक्सरसाइज। ठीक है, कोस्टल एक्सरसाइज, कोस्टल एक्सरसाइज, कोस्टल एक्सरसाइज। ये कब होती है? हर 2 साल में होती है। ठीक है, ये वेनियल है ना, वेनियल। ये वेनियल पैन इंडिया एक्सरसाइज है। पैन इंडिया मतलब 2 साल में 1 साल में ये 2 साल में एक बार होती है। और किसके द्वारा हेल्ड की जाती है? नेवी के द्वारा, नेवी के द्वारा, सॉरी, है ना, ये नेवी के द्वारा। कभी क्वेश्चन बनेगा कोस्ट गार्ड के द्वारा। जो मैंने क्वेश्चन देखा है वो कोस्टल गार्ड, कोस्ट गार्ड के द्वारा नहीं की जाती एक्सरसाइज, ये की जाती है नेवी के द्वारा। और ये कितने जो जितने भी, अच्छा, हाउ मेनी यूटीज एंड स्टेट कोस्टल, हाउ मेनी कोस्टल स्टेट एंड यूटीज कितने हैं टोटल मिला के? कहीं पूछेगा कि दैट एक्सरसाइज विल बी 9 कोस्टल। हाँ, 9 कोस्टल। और बाकी यूटी कितने हैं कोस्टल में? ओके, ऑल कोस्टल स्टेट, कोस्टल स्टेट एंड यूटीज that is 13. 9 is the coastal state, 4 is a UTs. 4 UTs means कौन कौन सी 4 UTs हैं जो कोस्टल हैं, बता सकते हैं? फर्स्ट 2 तो आपको पता होंगे, लक्षद्वीप एंड अंडमान, है ना, अंडमान निकोबार एंड पुदुचेरी। और दीव, दमन एंड दीव, है ना, दमन एंड दीव। इनका नाम चेंज हुआ है, एक बार देख लेना, दमन एंड दीव। तो 4 जो है कोस्टल स्टेट हैं और 9 क्या इसमें है? ये 4 यूटीज है और 9 कोस्टल स्टेट है। तो इसमें ये एक्सरसाइज किया जा रहा है। तो सिंपल समझना है कि सी विजिल क्या है। तो सी विजिल 21 इज ए कोस्टल एक्सरसाइज, यानी कि तटीय युद्ध अभ्यास है। 2 साल में एक बार होता है और ये नेवी के द्वारा किया जाता है। ऑल स्टेट एंड यूटीज, सभी स्टेट के किनारे पर और यूटीज किनारे पर हो रहा है ये, और नेवी के द्वारा किया जा रहा है।
और दैट वाज सेकंड, फर्स्ट वाज 19। ठीक है, तो कौन सा है ये? अभी ये सेकंड है, ठीक है, और फर्स्ट किसमें था? फर्स्ट वाज इन 2019, 2019 में फर्स्ट हुआ था। और सीधा सीधा मेरा एक पर्पस है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एम या ऑब्जेक्ट, बता सकते हैं कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस, मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस यानी जलीय सुरक्षा चुनौतियां। पहला पर्पस है इसका टू कंट्रोल, टू फाइट या टू एडजस्ट या टू कंट्रोल मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस, यानी सागरीय चुनौतियों का हैंडल करना, पहला पर्पस। सेकंड इसमें रीजनल पीस, क्षेत्रीय शांति, है ना? ओबामा साहब ने बोला था ना, कभी कभी शांति के लिए युद्ध भी जरूरी होते हैं, ठीक है? तो रीजनल पीस। एंड थर्ड इज डिफेंस, रक्षा के लिए, डिफेंस। एंड फोर्थ इज जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स के लिए। मैं देखो, कोई भी एक्सरसाइज होता है पर्पस एक ही होता है, सिक्योरिटी एंड डिफेंस एंड जियोपॉलिटिक्स। तो पहला पर्पस क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस, मतलब जो सागरीय सुरक्षा के चैलेंजेस हैं उनको हैंडल करने के लिए। और दूसरा क्या था इसमें? रीजनल पीस। और तीसरा था डिफेंस। और चौथा है जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट, तो ये था आपका सी विजिल। कोई डाउट है किसी को तो बता सकते हैं। दो तीन बातें याद रखना है कि ये सारे कोस्टल, जितने भी कोस्टल स्टेट हैं, सभी कोस्टल स्टेट में हो रहा है। और ये नेवी के द्वारा होता है और हर 2 साल बाद होता है। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है NEVF। हाँ, NEVF सुना है इसके बारे में कुछ? NEVF क्या है? ये क्लियर है? वही ज्यादा डाउट नहीं होगा इसमें। देखिए, पहला देखिए, इसमें फुल फॉर्म देख लीजिए, बाकी पता चल जाएगा आपको। फुल फॉर्म है इसकी नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड। क्या है इसकी? नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड, है ना? नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड। पहली बात, ये क्लियर है कुछ बातें। दैट इज फंड, ये एक फंड है ना? फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये पहला ऐसा फंड है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए बना है। देखो, बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है। नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड क्या है? फंड है, मतलब एक कोर्स है इसमें। और ये पहला है फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी पूर्वोत्तर भारत को डेवलपमेंट, पूर्वोत्तर भारत रीजन को डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये। ठीक है। अब हाँ, ये किसके द्वारा किया गया है? ये क्या गया है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया है ये? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन की मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। और
इनिशियल फंड इज 100 करोड़। अभी हाल में इसमें 100 करोड़ रुपीस जमा किए गए हैं, 100 करोड़ यानी 100 करोड़ रुपीस, ठीक है। और इसमें जो मेन पर्पस है, दो चीजें हैं इसमें, ठीक है, दो बातें हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट स्किल इन नॉर्थ ईस्ट, है ना। डेवलपमेंट स्किल और नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत में स्किल का विकास करना है, स्किल का विकास करना। स्किल का मतलब जानते ही आप, है ना। देयर इज नो नीड मोर एजुकेशन, बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है इसमें। दूसरा इसमें है टू स्टार्टअप इन दिस रीजन, स्टार्टअप, है ना, स्टार्टअप इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी दूसरा पर्पस है इनका, इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्टार्टअप शुरू किए जाए, स्टार्टअप शुरू किए जाए। स्टार्टअप आप जानते ही हो। देखिए दो प्लान आए थे एक साथ में, एक था स्टार्टअप और दूसरा था स्टैंड अप। कोई दोनों डिफरेंस बता सकता है? देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, हम अभी बात कर रहे थे कि ओरली सुन लीजिए, ज्यादातर लोगों को पता है नहीं पता है वो बात की बात है, कि स्टार्टअप मींस स्टार्ट ए न्यू बिजनेस फ्रॉम द इनिशियली लेवल या फ्रॉम स्मॉल फैसिलिटी, यानी बहुत छोटे से लेवल से कोई हम इंडस्ट्री शुरू करना चाह रहे हैं या कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, दैट इज द स्टार्टअप। Startup was started in 2000, yes, 15. Startup program started by 2015. That was startup. And stand up. Stand up was the program started in 2016. 2010 stand up program. Stand up means 2016. और ये that was especially focused ST, SC and general class women for starting new business। ध्यान रखना है, बहुत कंफ्यूजन वाला है स्टैंड अप और स्टार्टअप। स्टार्टअप 2015, start a new business from a small level, and stand up a financial support started by 2016 for ST, SC all member and only women general class। मतलब SC, ST में मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं, बट ओबीसी और जनरल में केवल वुमेन शामिल है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है ये वाला टॉपिक? यस, यस सर। हाँ, तो दैट वाज टू स्टार्टअप इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। नेक्स्ट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है ना, इन्वेस्टमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये सारी चीजें आपको पता है ना। क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझ लीजिए। इन यूपीएससी मेंस क्वेश्चन, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द स्टेप फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन डेवलपमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत सरकार द्वारा नॉर्थ ईस्ट रीजन को क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है ना। इंडियन गवर्नमेंट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, उसमें आप इसको लिख सकते हो।
और प्रीलिम्स में क्या बनेगा, यहां से बनेगा ऑब्जेक्टिव से। देयर इज नो गिव एन एम्प्लॉयमेंट इन दिस रीजन, एम्प्लॉयमेंट देने की बात नहीं हो रही है ना, एम्प्लॉयमेंट देने की बात नहीं हो रही है। स्टार्टअप एंड स्किल एंड इन्वेस्टमेंट, 3 बातें हैं। एक बात ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी भारत सरकार की योजना नहीं होती है जिसमें एम्प्लॉयमेंट देने की बात हो, है ना। जब इसमें एम्प्लॉयमेंट देने की बात नहीं है, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात नहीं है, तो देयर इज नो रीजन वी क्लासिफाइड एज द ओबीसी, एसटी या अदर लेवल। किसी लेवल हम उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं कि भाई ये इस पे है। जैसे स्टार्टअप था, जैसे स्टैंड अप है, स्टार्टअप तो सभी के लिए था, स्टैंड अप फोकस था किसी क्लास पर और किसी जेंडर पर। इस तरह से थोड़ी जो चीजें हैं, क्वेश्चन आपको यही घुमा देगा वो। दैट इज अ नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड। 3 ही बातें हैं सिर्फ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें खादी प्राकृतिक पेंट। ये क्या है? खादी। नेक्स्ट है इसमें, ओके, खादी प्राकृतिक पेंट। तो ये है खादी प्राकृतिक पेंट। That is a new paint. New paint. Is new paint launched by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब ये है क्या, बता सकते हैं कोई? Develop cottage industries and all this. यस, Develop cottage industries in villages. कॉटेज इंडस्ट्री। ये पेंट है, इसको समझिएगा, पेंट है। सब पे मत जाइए। Non-toxic paint. नॉट टॉक्सिक। Toxic. यस, Eco-friendly paint. ओके, दैट इज अ Made from cow dung. cow dung. Okay, based on the cow dung, and that is a non-toxic paint है। ये देख समझिए, ये एक ऐसी पेंट है that is a anti-fungal and anti-bacterial property। लिख लीजिए, anti-fungal and anti-bacterial property है इसमें। तो ये हिंदी में समझ लीजिए क्या हो सकता है इसका। एंटी-फंगल मीन्स जिसमें फंगस ना लगे, फफूंदी ना है, और एंटी बैक्टीरियल, जिसमें बैक्टीरिया ना लगे। दैट इज अ इको फ्रेंडली। ये इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली, नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक मीन्स मतलब इसमें जहरीलापन नहीं है। जैसे हम लोग कभी देखा होगा आपने, जब कोई पेंट लगाता है तो काफी स्मेल आती है, और उसमें आपने देखा होगा पेंट में बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं वो मर जाते हैं, बहुत सारे इसमें इंसेक्ट्स हैं जो मर जाते हैं। अगर कोई बच्चा उसको मतलब किसी तरह से इनहेल कर ले, मुंह में रख ले, तो बच्चे की मौत भी हो सकती है। तो ध्यान रखना है, खादी प्राकृतिक पेंट ये एक तरह से नए तरीके का पेंट है, दैट इज डेवलप बाय या लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसमें क्या क्या है, दैट इज एंटी फंगल, यानी इसमें फंगस नहीं लगता, एंटी बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल है, और ये इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली। आपने देखा होगा पेंट में जब लगता है किसी नए मकान में,
अपने घर में एक सफोकेशन सा फील होता है ना। और पेंट में बहुत सारी चीज होती है, खासकर लेड यूज होता है, बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को हार्म करते हैं, वो यूज होते हैं। तो दैट इज इको फ्रेंडली। और किससे बनती है? काउ डंग, यानी गाय के गोबर से बनती है ये। और किसके द्वारा ये डेवलप की गई है? खादी एंड ब्लिज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है, KVIC, डेवलप्ड बाय KVIC। रियल में यही मेन यूपीएससी का पर्पज है, आपसे ये पूछना। दैट इज इको फ्रेंडली है, काउ डंग है, मतलब दैट इज बेस्ड ऑन भारत, है ना, नॉट इंडिया। इंडिया बेस पे नहीं है, ये भारत बेस पे है। ये क्वेश्चन बन सकता है। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, खादी एंड ब्लिज इंडस्ट्री कमीशन, दैट इज डेवलप्ड बाय, ये जो पेंट किसके द्वारा बनाई गई है? खादी ब्लिज खादी एंड ब्लिज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा, ठीक है। दैट पेंट हैज बीन सर्टिफाइड बाय द BIS, ये BIS के द्वारा सर्टिफाई किया गया है, ठीक है। दैट इज मरकरी, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम फ्री। क्या क्या है? दैट इज लेड, यानी लेड सीसा, एंड मर्क्यूरी, लेड, मर्क्यूरी एंड क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम एंड आर्सेनिक and cadmium free. They are all toxic element. They are all toxic element. ये बहुत ही harmful element है। lead, सीसा भी harmful है, mercury यानी पारा भी harmful है, और क्रोमियम भी लोहे की तरह होता है, वो भी harmful है। आर्सेनिक तो आप जानते हो, आर्सेनिक को हिंदी में हम संखिया कहते हैं। एंड कैडमियम, व्हाट इज द कैडमियम? बता सकते हैं कि कैडमियम क्या है? नाजुका? सर न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है। Yeah, that is a moderator, है ना, मतलब यस सर। हाँ, ये मॉडरेटर है, मतलब क्या, मंदक के रूप में। ये न्यूक्लियर में यूज होता है कैडमियम का रॉड भी होता है, जैसे D2 है, D2 इज ए हैवी वाटर, D2 इज ए हैवी वाटर। And second thing for use as a moderator, and as a moderator is a cadmium, ठीक है। तो ये है, तो इम्पोर्टेंस, क्लास के बीच में फोन आते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंस आप बता सकते हो, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है इसके, है ना। पहली बात तो यूज ऑफ काउ डंग, आप समझ रहे हो ना, यूज ऑफ काउ डंग। अगर काउ डंग का यूज हो रहा है तो इसका क्या क्या यूज हो सकता है ना। दैट विल बी ओपन ए न्यू स्पेस फॉर द एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन की एक नया रास्ता खोलेगा ये गांव में, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा अगर काउ डंग का यूज हो रहा है तो, ठीक है। काउ डंग का यूज हो रहा है, दैट इज इंक्रीज द फार्मर इनकम, है ना, फार्मर इनकम इससे इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी फार्मर इनकम, वो भी इस पे बेस है। और उसके बाद है दैट इज इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली है ये। नेक्स्ट हेल्थी है ये, ये हेल्थी है, यानी किसी तरह का हेल्थ के लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा। दैट इज ए सस्टेनेबल है
है ना, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल यूज है इसका। इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हो, है ना। मान लीजिए अगर किसी फार्मर का कोई प्रोडक्ट यूज हो रहा है, दैट मे बी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर, और इको फ्रेंडली भी है एंड हेल्थी भी है। इको फ्रेंडली और हेल्थी में डिफरेंस समझते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी इको फ्रेंडली मीन्स दैट इज गुड फॉर द एनवायरमेंट या गुड फॉर द एटमॉस्फेयर, दैट इज इको फ्रेंडली। हेल्थी दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ, बट बहुत डिफरेंस नहीं है दोनों में, है दोनों अलग अलग, इको फ्रेंडली एंड हेल्थी। तो ये था आपका। हाँ, नेक्स्ट कोई डाउट है इसमें, किसी को बता सकते हैं, क्लियर लिख सकते हैं। सीधा इसको फॉर्मेट कैसे करना है, देखिए फॉर्मेट इसको कैसे करना है, तो सिंपल सा लिखना है इसको कि ये है क्या, तो ये व्हाट है ना, और ये किसने इसको डेवलप किया है उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है, और क्या इसका इम्पोर्टेंस है वो लिख सकते हैं, है ना, क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है, कैसे ये इसका इफेक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है, तो वो लिख सकते हैं, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट लिख सकते हैं, और इसका यूज एंड इम्पोर्टेंस ये भी लिख सकते हैं, यूज एंड इम्पोर्टेंस। बस हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। क्वेश्चन जब भी आएगा यहां से बनेगा ये, फॉर मेंस है ना, और फॉर प्रीलिम्स यहां से बनेगा, फॉर प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स में यहां से बनेगा ये क्या है, और इससे इसके जो इसकी प्रॉपर्टी से भी बन सकता है ना, तो दैट इज 100% ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वर्ड तो यूज कर ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, टाइम हमारा हम लोग का हो गया है शायद। हाँ, तो ये थे आज के टॉपिक, और ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश हमने की है टॉपिक करने की। So, हाँ, यस, what will be the impacts of this? व्हाट इज What will be the impacts? इम्पैक्ट्स, मतलब इम्पैक्ट्स मींस है इसका दैट इज गुड फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, गुड फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, इम्पैक्ट यही है इसका। एंड यूज क्या है, इससे यूज आप पूरा फार्मर्स को जोड़ सकते हो, फार्मर है एंड इको फ्रेंडली है एंड हेल्थी है, इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत डिफरेंस ज्यादा दोनों में नहीं है। इम्पैक्ट इसका यही पड़ेगा कि दैट इससे जो एक तो हेल्थ भी हमारा अच्छा होगा, और दूसरा इनकम हमारा इस कॉस्टली भी कम होगा, इससे एक तरह से सेविंग भी बढ़ेगी, है ना, और फार्मर्स को अर्निंग भी होगी इससे, तो ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग कल करते हैं क्लास में। एक चीज ध्यान रखना है, जो संडे को जितना हम लोग करा रहे हैं उसी से क्लास होगी, उसी पर बेस, ठीक है। बताएं और किसी कुछ डाउट हो तो। अब इसके नोट्स बनाते जाइए, ये भी बहुत जरूरी है, और नोट्स जब भी आप बनाइए इसके प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्पस से बनाइए। जैसे मैंने बोला कि यहाँ से मेंस से क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन हो सकता है कि क्या है ये, है ना, क्या है, क्या और क्या इसका यूज है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है। तो वो मेंस में इतना घुमा के देगा, आपको सिर्फ इस पे 20 या 25 वर्ड ही लिख पाएंगे, पूरा नहीं लिख पाएंगे, कि वो रनिंग फॉर्म में क्वेश्चन देगा जब भी देगा तो, है ना, रनिंग फॉर्म में ये है। और रनिंग फॉर्म का मतलब ये है कि वो काफी चीजें कवर करता है एक साथ में, सिंगल नहीं। व्हाट इज द, ये नहीं होगा सिर्फ एक खादी प्राकृतिक पेंट का क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या, ये नहीं होगा, ये रिलेट करेगा फार्मर के इनकम से। तो एज ए एग्जाम्पल इसको आप यूज कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने बोला अभी नॉर्थ ईस्ट वाला फंड वाला, तो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएगा, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो उसमें एज ए एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो। अब ये मत सोचना सीधे क्वेश्चन वहां से बनेगा मेंस में, हाँ प्रीलिम्स में बनेगा कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं,
है ना, टू गिव एम्प्लॉयमेंट, टू एस्टेब्लिश द बैंकिंग सिस्टम, है ना, इस तरह से, टू एस्टेब्लिश द यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर रीजन, ऐसा कुछ, विच सेंटेंस इज नॉट ट्रू, या इस तरह से फॉल्स, इस तरह कुछ बना सकता है वो ऑब्जेक्टिव से। वो हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आप समझ जाओगे, संडे को टेस्ट लेंगे इसका हम। ठीक है, अभी हम क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं, 2:15 बजे फिर से क्लास है।